हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे। नो डाउट आपकी क्लास बहुत बढ़िया चल रही होंगी। और लास्ट क्लास में हमारा खत्म हो गया था शेयर। लास्ट क्लास में भाई लोगों हमने खत्म कर लिया था अपना इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। चलिए जी, अब हेडिंग डालें, इशू ऑफ शेयर इन कैश। इशू ऑफ शेयर इन कैश। अब शेयर को किसमें बेचने की बात करेंगे? कैश में। चलो जी, अब किसमें बात करेंगे? इशू ऑफ शेयर इनटू कैश। यानी कि शेयर किसमें बेच रहे हैं भाई लोगों? शेयर को हम कैश में बेच रहे हैं। अभी तक हमारी बात हो रही थी कि शेयर को किसमें बेचेंगे? अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब होता है कि कंसीडरेशन, यानी कि शेयर बेचने के बदले में हमें या तो एसेट्स मिलेंगी या किसी का क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा बिजनेस मिल जाएगा, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। अब यहां कह रहा है यहां पर हमें क्या मिल जाएंगे? सीधे सीधे पैसे। अब हमें कंसीडरेशन में, यानी कि शेयर बेचने के बदले में क्या चाहिए? पैसे चाहिए। चलो जी, लिखना चालू करो। जब कंपनी शेयर को इशू करती है कैश में तो दो बातें होती हैं। जब कंपनी शेयर को कैश में इशू करती है तो दो बातें होती हैं। पहली बात कि कंपनी अपने शेयर अमीर आदमियों को बेच दे। नहीं, अमीर लिखना नहीं है, अमीर आदमियों को बेच दे जो ये कह रहे हैं पैसों की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत। इसका मतलब वो शेयर का पैसा एक साथ दे सकते हैं, है ना। यानी कंपनी शेयर बेचती है लंप सम में। लंप सम का मतलब होता है कि कंपनी को सारा पैसा शेयर का एक साथ मिल जाएगा, है ना। तो सर जी आप खरीद पाओगे? मैंने बेटा पहले ही कह दिया अमीर आदमियों की बात चल रही है, मेरी बात चल ही नहीं रही यहां पे। तो सर आपके जैसे आदमी कहां जाएंगे बेटा? इधर किस्तों में जिएंगे हम, है ना। आप और हम कहां जाएंगे? इंस्टॉलमेंट्स। यानी कि अब कंपनी को शेयर को किसमें बेचना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट। तो सर जी मान लो अमीर आदमियों के लिए शेयर लमसम में बिक जाता है और गरीब आदमियों के लिए शेयर किस में बिक जाता है? इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है भैया? किस्तों में। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? सर जी ये टर्म जब से आई है, जब से सामान्य लोगों के पास भी थोड़ी सी लग्जरी हो गई है ना। वरना मान लो, है ना, मेरे जैसा गरीब मास्टर कभी एसी खरीद पाए? सर आपके स्कूल में सैलरी कितनी है? 25 से 27 हजार मेरी सैलरी है और ये एसी 40 हजार रुपए का है। तो उसमें से घर का किराया, खाना पीना सब काट दें तो सर जी 8-10 हजार छोड़ो, 3-4 हजार भी नहीं बचते, 4 हजार में ये एसी आ जाएगा ना। ना, अब वो दहेज में आया, वो बात हमने मान ली, पर ये जिस पे लिख रहा हूं ये तो पैसों का ही आया है। अब हर चीज दहेज में थोड़ी मिली भाई। तो सर आप लोग कैसे शेयर खरीद सकते हो? मैं किस्तों में खरीद सकता हूं। यानी कंपनी कहेगी एक काम करते हैं, शोभित मास्टर गरीब है, इसको शेयर किस में बेच देते हैं? किस्तों में बेच देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसे वापस कर देगा। अब थोड़ा थोड़ा करके कैसे? तो कंपनी कह रही है सुन भाई मास्टर, हम बता देते हैं तुझे हमारी किस्तों का नाम क्या है। कह रहा देखो हम तुमसे जो पहली किस्त मांगेंगे उसको बोलेंगे एप्लीकेशन। यानी कि पहली किस्त का नाम क्या है? एप्लीकेशन। पहली किस्त हमसे एप्लीकेशन के नाम पे ली जाएगी। भैया दूसरी किस्त किस नाम से लेगी कंपनी? अलॉटमेंट के नाम से। किसके नाम से लेगी दूसरी किस्त कंपनी? अलॉटमेंट के नाम से। और भैया तीसरी किस्त किसके नाम से ले लेगी कंपनी? कॉल्स के नाम से। तो कंपनी जब अपने शेयर को किस्तों पर बेचती है तो 3 बार में पैसा मांगती है। कुछ पैसा एप्लीकेशन पर, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर और कुछ पैसा कॉल्स पर। पहली किस्त एप्लीकेशन है, दूसरी किस्त अलॉटमेंट है और तीसरी किस्त क्या है? कॉल। तो इस तरीके से कंपनी पैसा मांगती है। सर जी मान लो आप इतने गरीब हो, आप इसमें भी आपका गुजारा नहीं हो पा रहा, तो मैं उनसे कहूंगा यार कॉल में 1 से ज्यादा पैसे मांग लो। तो फिर कंपनी बोल देगी कि इसको बोलेंगे कौन सी कॉल? फर्स्ट कॉल। और मान लो ये आखिरी है तो इसको कंपनी बोल देगी सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी कि अगर कंपनी कॉल में 1 से ज्यादा कॉल मांगती है तो जोन से वाली कॉल आखिरी होगी, उसके सामने क्या वर्ड लग जाएगा? एंड फाइनल। जोन से वाली कॉल भी आखिरी होगी, उसके सामने क्या वर्ड लग जाएगा? एंड फाइनल। की ये वाली कॉल फाइनल है। सर मान लो वैसे होती नहीं है पर थर्ड भी है तो थर्ड कॉल, थर्ड एंड फाइनल। गेटिंग माय पॉइंट?
तो कुछ पैसा एप्लीकेशन पर, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर और कुछ पैसा कॉल्स पर, और कॉल्स में कुछ फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर। बेटा वैसे यहाँ नियम होते हैं बहुत सारे कि कम से कम इतना पैसा हम एप्लीकेशन पर मांगेंगे ही मांगेंगे, इससे ज्यादा पैसा अलॉटमेंट और कॉल्स पर नहीं मांग सकते हैं। दुनिया भर के नियम कायदे कानून हैं, पर अभी हम वहां नहीं चल रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, तो अभी हम केवल इतना बताएंगे, शेयर या तो बिकेगा किस्तों पर या किस पर बिकेगा, लमसम। लमसम में वो आदमी जो सारे पैसे एक साथ दे सकते हैं शेयर खरीद लेंगे, और वो आदमी जो एक साथ पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो कंपनी किस्तों में, है ना। सर जी ये तो आपने हंसी मजाक में बता दिया, अब थोड़ा रियलिटी में बताओ। तो रियलिटी में ऐसे समझ लो कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में शेयर बेचती है और जितने पैसे की उसे जरूरत होती है उतने उतने पैसे कंपनी क्या करती रहती है, डिमांड कर लेती है, इसलिए इंस्टॉलमेंट पर बेच देती है। तो कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी तब आपसे एक किस्त मांग लेगी, कंपनी को जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे, और हमारी जो शेयर होल्डिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, है ना। देखो शेयर के साथ एक रोना है कि जब भी कंपनी इक्विटी शेयर बेचती है तो साथ में वोटिंग राइट भी बेचती है, क्योंकि शेयर का मतलब है मालिकाना हक देना। तो अगर मैं आप लोगों को अपनी कंपनी के शेयर दे रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको मालिकाना हक दे रहा हूं, और अगर आप मेरी कंपनी के शेयर खरीद लोगे तो कल को मैं कोई डिसीजन मेकिंग करूंगा तो उसमें मुझे आपको बुलाना पड़ेगा और आप वोट करोगे कि वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कंपनी चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड रह जाए, और ये लोग भी ये चाहते हैं इकट्ठा तो हम नहीं खरीद पाएंगे, तो अगर हमें किसी कंपनी के ज्यादा नंबर ऑफ शेयर खरीदने हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर वो एक बार में नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ शेयर कम कम बार में पेमेंट करके वो खरीद सकते हैं। तो उनकी भी कमाई बढ़ जाएगी, कंपनी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा मिल जाएगा और ओनरशिप भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। सर एक ही आदमी को बेच के खत्म करो ना। बेटा वो आदमी आपका कॉम्पिटिटर बन गया है ना, उसके पास शेयर होल्डिंग है, वो कल को आपको क्या करेगा, डिसीजंस को मैनिपुलेट करेगा, परेशान करेगा आपको, है ना। आपने देखा होगा शार्क टैंक में एक आया था हैमर ब्रांड लेके अपना, अब वो कह रहा था कि अमन गुप्ता से ही डील चाहिए, क्योंकि अमन गुप्ता उस फील्ड में बोट वाला है, थोड़ा सा परफेक्ट मानते हैं लोग उसको कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स में ये स्पीकर वगैरह ईयरफोन वगैरह अच्छी बेच रहा है। तो अमन गुप्ता कहता ठीक है भाई तेरी कंपनी अपन खरीद लेंगे, या तेरी कंपनी में हम पैसा लगा देंगे, 51% इक्विटी दे दे। तो वो कहता सर 51% तुम्हें दे देंगे तो मालिक तो तुम बन जाओगे, फिर हम क्या रह जाएंगे। 51 नहीं 49 ले लो, क्योंकि मेजर राइट किसके पास रहना चाहिए, मेजर राइट तो मेरे पास रहना चाहिए ना। तो यानी कि शेयर बेचने से क्या चले जाते हैं, राइट्स चले जाते हैं, और हमारी ओनरशिप, क्योंकि ये लोग वोटिंग करते हैं। तो सर कंपनी ने तो बड़े तगड़े नियम बना रखे हैं सेबी ने और कंपनीज एक्ट ने। कंपनी एक्ट कहता है कि अगर किसी आदमी के पास आपकी शेयर होल्डिंग का कुछ % से ज्यादा शेयर इकट्ठा कर लिया उसने, तो आप उसको अपनी रिलेटेड पार्टी मान लेना, और रिलेटेड पार्टी का रजिस्टर अलग से बनाया जाता है जिसमें हमें याद रहेगा कि ये हमारे शेयर क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, अब ये हमारी रिलेटेड पार्टी है ना। जैसे मान लेते हैं कि 20% से ज्यादा अगर किसी के पास हमारे शेयर हैं तो वो हमारी कौन सी पार्टी में आ जाता है, रिलेटेड पार्टी का हिस्सा हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अरे हाँ या ना। तो तुम चाहोगे तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे शेयर खरीद के बैठ जाएं, फिर तुम्हारे बिजनेस को परेशान करें, हम नहीं चाहेंगे। तो हम चाहें तो बैन भी कर सकते हैं, इसको नहीं बेचना। तो चलो आगे बढ़े भाई, अरे बढ़े आगे, चलो जी। तो सर जी आपने इसके बाद कुछ टर्म भी बताई थी जब आप पहले हमें पढ़ा रहे थे, और टर्म में क्या बताया था फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हम अपने शेयर को किस में बेच सकते हैं, एट पार पर भी बेच सकते हैं, और ये तो सर जी पहले भी आया था, और किस पर बेच सकते हैं, एट प्रीमियम पर भी बेच सकते हैं। तो भैया जी हम अपने शेयर को पार पर भी बेच सकते हैं और प्रीमियम पर भी बेच सकते हैं। हमारा शेयर पार पर भी बिक जाएगा और प्रीमियम पे। भैया ये टर्म तो पहले आप यूज कर चुके हो, कोई बात नहीं फिर से बता देते हैं। पार का मतलब बताओ सर जी। पार का मतलब आपने बताया था कि जितने का शेयर है या जितने की शेयर की क्या है, फेस वैल्यू, हमने शेयर को उतने में ही क्या कर दिया, उतने में ही बेचा नहीं, उतने में ही क्या कर दिया, इशू। जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उतने में ही शेयर को हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम, इशू ऑफ शेयर एट पार। इसका मतलब शेयर
इशूड बाय कंपनी एट इट्स फेस वैल्यू, यानी कंपनी ने शेयर को किस पे बेच दिया, उसकी फेस वैल्यू पर बेच दिया। या ये वाली बात भी तो लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में इशू प्राइस किसके बराबर होता है, फेस वैल्यू के बराबर। ठीक, तो ये हमारी टर्म क्या हो गई, ये हो गई हमारी टर्म इशू ऑफ शेयर एट पार। अरे हाँ या ना, तो मान लो पेपर में आपके इंटरनल पेपर में आ जाए कि इशू ऑफ शेयर एट पार का क्या मतलब है, तो आप ये बातें लिख देना। हटा दें, अरे हटा दें भाई। अब भैया जी इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम बता दो। प्रीमियम का मतलब है, प्रीमियम का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब है जितने का शेयर, ठीक, उससे ज्यादा वैल्यू पर इशू किया। यार भैया आप बार बार बेचा नहीं लिख रहे हो, जितने का शेयर उससे ज्यादा वैल्यू पर इशू किया लिख रहे हो। ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूं, शेयर को बेचा नहीं जाता, क्या किया जाता है, इशू। क्योंकि कंपनी अपना शेयर कभी भी क्या कर लेती है, बाई बैक कर लेती है, या शेयर का रिडम्पशन करा देती है। कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडम्पशन हो जाता है, यानी कि वापस ले लिया जाता है। आपने भैया ये सारी बातें बताई तो नहीं है, बार बार कह रहा हूं, वो बातें थ्योरी की है, मैं बाद में कवर करा लूंगा। अभी रेलिवेंट थ्योरी हम यहाँ कवर कर रहे हैं जो हमारे सवाल करने में हमारी हेल्प करेगी। भैया आपको आती नहीं, मैं पढ़ के नहीं आया आज बेटा, ठीक। आप ऐसा मान लो, तो शेयर इशूड बाई कंपनी एट किससे ज्यादा, मोर देन इट्स फेस वैल्यू। भैया यार ये फेस वैल्यू होती क्या बेटा, फेस वैल्यू एक प्रिंटेड प्राइस है, होता है जो शेयर जिस कैटेगरी का है, जिस कैटेगरी पर रजिस्टर्ड हुआ है, उस कैटेगरी को उसकी फेस वैल्यू कहा जाता है ना। और ये फेस वैल्यू जो होती हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 5 होती हैं, यानी 5, 10, 15, 20, 25। फेस वैल्यू आपको ऐसे नहीं मिलेगी 22.5, 27.5, 28.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150, 1000 ऐसे मिलेंगी आपको फेस वैल्यू। ठीक, गेटिंग माय पॉइंट। तो भैया फेस वैल्यू को आप क्या बोल सकते हो, प्रिंटेड प्राइस बोल सकते हो, यानी कि उस शेयर पे जो उसका प्रिंटेड प्राइस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फेस वैल्यू। फिर भैया हम उससे ज्यादा में क्यों बेच रहे हैं, मान लो हमारे शेयर लोग ज्यादा खरीदने के लिए तैयार हैं, हमारी मार्केट में क्या है, ज्यादा डिमांड है, तो कंपनी अपनी जब देख लेती है कि उसकी डिमांड मार्केट में एक्सिस है, इसी को एक्सिस डिमांड भी कहा जाता है ना। पेपर में क्वेश्चन देख रहा था मैं आज किसी स्कूल के, कि जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सिस डिमांड कहते हैं। ठीक, और एक्सिस डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सिस डिमांड का मतलब होता है कि अब लोग उतना सामान मांग रहे हैं जितना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब मेरी दुकान के बाहर 150 लोग खड़े हुए पिज्जा मांग रहे हैं और मेरे पास 100 ही पिज्जा हैं, इसका मतलब 50 पिज्जा की एक्सिस डिमांड है। तो मुझे लगेगा, सप्लायर को लगेगा कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, तो सप्लायर बोलेगा जो जो महंगे में खरीदना चाहता है वो 100 आगे आ जाए और वो जो सस्ते में खरीदना चाहते हैं वो 50 पीछे हो जाए। कहने का मतलब जब भी डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से तो लोग क्या करना चालू करेंगे, महंगे में बेचना चालू करेंगे, है ना। यार भैया ये केले के रेट बढ़ गए, बताओ अभी बर्थ में क्या चल रहा है, डिमांड एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई, इसलिए रेट क्या कर गए, बढ़ गए। पहले सप्लाई कम की थी, अब सप्लाई ज्यादा की, मतलब डिमांड ज्यादा आई तो लोग ज्यादा खरीद के लाए और उन्हें यह भी पता है ज्यादा बिक जाएंगे तो महंगे में बेचने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है। यहां किसका नुकसान होता है, कस्टमर का। इन्फ्लेशन में हमेशा किसका पैसा ज्यादा जाता है, इन्फ्लेशन का। इसलिए सरकार इन्फ्लेशन को क्या करती है, एक समय के बाद कंट्रोल करती है। सरकार का तो बड़ा फायदा है इन्फ्लेशन में, चीजें महंगी बिकेंगी तो सरकार की क्या बढ़ रही है, जीडीपी। तो सरकार तो चिल्ला के कहेगी हमने तो जीडीपी बढ़ा दी, है ना, हमने क्या बढ़ा दी। देखो पिछली बार 100 फोन बिके, मान लो 1000 रुपए के 100 फोन बिके तो ये भी जीडीपी। इस बार भी 100 ही फोन बिके, लेकिन इस बार सरकार ने रेट 100 की 1000 की जगह 5000 कर दिया, तो जीडीपी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन ये वाली जीडीपी किसकी वजह से बढ़ी है, प्राइस की वजह से बढ़ी है, इसलिए इसको नॉमिनल जीडीपी कहा गया है और ये रियल जीडीपी का हिस्सा नहीं है, है ना। जैसे
सर मान लो अभी वाली सरकार कह रही है हमारे यहाँ तो हम आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, और मेरे बगल में एक भैया रहते हैं, वो कहते हैं यार हमारा देश आगे बढ़ रहा है पर मुझे लग रहा नौकरी मेरे तक ही नहीं आ रही, सब तक पहुंच रही है, देश आगे बढ़ रहा, मेरे पास नौकरी नहीं आ रही। तो ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि जब देश में ग्रोथ तो हो रही हो लेकिन ऐसी ग्रोथ बिना एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किए हो रही हो, तो ऐसी ग्रोथ को क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। तो तुम्हें मैं कुछ बच्चों के पेपर के ये क्वेश्चन है उन्हें हाईलाइट करके हिंट कर रहा हूं। चलो जी, जितना मैं देख पाया पेपर को देखो जी। सर जी क्या है भैया जी? जब इशू प्राइस ज्यादा हो जाए किससे? फेस वैल्यू से। जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को भैया जी हम प्रीमियम बोलते हैं, है ना। कभी मॉल में जाना तो मॉल में जाओगे आप, लिखा देखोगे एक जगह प्रीमियम गुड्स। प्रीमियम गुड्स का मतलब ये अभी सस्ते नहीं है, अभी ये महंगे बिक रहे हैं, ये न्यू अराइवल है, अभी ये मार्केट में कम पहुंचा है तो ये महंगा बिकेगा, है ना। बहुत सारी कंपनियां इस पॉलिसी को यूज करती हैं कि वो जब अपना पहला स्लॉट मार्केट में आता है तो बहुत महंगे रेट पे बेच देती है। एप्पल इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है कि वो जब उसका पहला स्लॉट बाजार में आता है तो वो पहले स्लॉट में कुछ सिलेक्टेड आईफोन ही निकालता है और बताता भी है हम बस 1 लाख की सप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो अब हर स्टेट में बैठा हुआ आदमी कहता पहले 1 लाख में मेरे पास आएगा, है ना। और ये सोचते हुए वो स्टोर के बाहर, स्टोर 10 बजे खुलेगा, 7 बजे लाइन लगा के खड़ा हो जाता है कि मेरे पास 1 लाख यूनिट में से पहला आना चाहिए। फिर से क्या क्रिएट हो गई? एक्सेस डिमांड। सप्लाई 1 लाख फिक्स करके बैठे हैं वो, उन्हें पता है डिमांड बढ़ेगी, महंगे में बेचेंगे। और इस पॉलिसी के तहत एप्पल पहले स्लॉट में ही अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर लेता है, जिसको बाद में वो डिस्काउंट देने में यूज करता है ना। पहले प्रीमियम लोगों को बेच दिया, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया तो 6 महीने लोगों पे नहीं है तो मैं ऐसे हाथ में रख के ऐसे चलूंगा, इसको सबको दिखना चाहिए क्योंकि सिलेक्टेड लोगों के पास है। फिर एप्पल जो बचे हुए हैं वो खुलस रहे होंगे, उन्हें पता, उनके भी मन में होगा अच्छा ये पड़ोसी ले रहा था पर वो महंगे की वजह से नहीं खरीद पा रहे, अभी वो उसको डिमांड बना रहा है। फिर थोड़े दिनों बाद कहेगा टेंशन मत लो, ये फ्लिपकार्ट सेल आ रही है, इसमें तुम्हारे लिए सस्ता मिलेगा, तुम भी खरीदो। तो उधर उधर टारगेट कर दिया प्रीमियम वालों को, इधर टारगेट कर दिया दूसरे लोगों को। सिंपल सा फंडा है ना। और प्रीमियम लोगों से इतना रिवेन्यू जनरेट कर लो कि बाकी लोगों को डिस्काउंट आसानी से दिया जा सके। रॉयल इनफील्ड इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। कभी भी बुक कराने चले जाओ, 1000 की वेटिंग, 2000 की वेटिंग, तो क्या रॉयल इनफील्ड के पास इतने कम रिसोर्सेज हैं कि वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती? नहीं भाई साहब, भोकाल नाम की चीज होती है बाजार में जो मचाया जाता है कि अच्छा इनफील्ड लेने आए सर, ये इनफील्ड का शोरूम है, एकदम नहीं मिलती। आपको पता ही होगा हमारे बारे में, सर यू हैव टू वेट फॉर अप टू एटलीस्ट 6 मंथ। अब वो ये भाषणबाजी क्यों करेंगे? अब चले जाओ तुम स्प्लेंडर लेने, है ना, 10 खड़ी मिलेंगी, तो मैं कह रहा कौन से रंग की चाहिए, ये वाली नहीं, दूसरे शोरूम पे खड़ी है, गोल्डन में भी मिल जाएगी। तो ये सर ये सब कंपनी की पॉलिसीज हैं। सब क्या यूज कर रहे हैं? पॉलिसी यूज कर रहे हैं। उन्हें पता है हम बेचेंगे, लोग खरीदेंगे, मजे में खरीदने आएंगे, स्लॉट वो कम निकालेंगे। फिर से वही बात हो जाएगी कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं मार्केट में हमारी डिमांड बनी हुई है, डिमांड में हमारी कोई कमी नहीं आ रही। चलो जी, एक कॉन्सेप्ट और होता है, एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। वैसे तो सर जी शेयर को किस पे नहीं बेचा जा सकता? वैसे तो शेयर को डिस्काउंट पर बेचा ही नहीं जा सकता। शेयर को डिस्काउंट पर बेचना अलाउड नहीं है। सर ये कब से ऐसा हुआ? कंपनी एक्ट 2013 ने आके मना करवा दिया, वरना कंपनी एक्ट 1956 तो कहता था 10% तक डिस्काउंट दे सकते हो। वो तो कहता था अगर स्पेशल अप्रूवल ले लोगे तो और बढ़ा लो 5%, है ना। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 ने आते किस पे रोक लगा दी? कंपनी ने कहा, अब कंपनी एक्ट ने कहा कि अब कंपनी शेयर को किस पे नहीं बेच सकती हैं? डिस्काउंट पे नहीं बेच सकती हैं। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा हम इंडियन लोग हैं, हम सस्ते में तो जहर भी खरीद लेते हैं। तो उन्हें पता है सस्ते के चक्कर में अपनी हार्डकोर वेल्थ को फंसा लेगा, कंपनी बेकार रहेगी, सस्ता बेच के शेयर खरीद लेगा और कल को रिटर्न मिलेगी नहीं। फिर ये हमारे अब दफ्तर के बाहर आगे करेगा, हाय हाय मेरे पैसे बर्बाद हो गए, सरकार सो रही है, सरकार जाग नहीं रही है। तो सरकार ने पहले ही नियम बना दिया शेयर डिस्काउंट पे नहीं बिकेगा। जब शेयर डिस्काउंट पे बेचेंगे नहीं तो इसका मतलब कोई डिस्काउंट के ट्रैप में तो फंसने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट पे तो बेचा ही नहीं जा सकता। लेकिन
आगे सुनो, आगे क्या कहते हैं, कंडीशन लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करके रखो कि कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट टू जर्नल पब्लिक, कि जर्नल पब्लिक को, और ये जो है ना इशू, इसके नीचे लिख लेना फ्रेश इशू, इसके नीचे क्या लिख लेना, फ्रेश इशू, कि कंपनी कैन नॉट फ्रेश इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट टू जर्नल पब्लिक, कि कंपनी क्या नहीं कर सकती, कंपनी क्या नहीं कर सकती, कल किस चीज का पेपर है, ओ बालक इंपोर्टेंट इसलिए पूछे, कंपनी कैन नॉट इशू फ्रेश शेयर्स, कंपनी कैन नॉट इशू फ्रेश शेयर्स एट डिस्काउंट टू जर्नल पब्लिक, अंडरलाइन कर लो 2 वर्ड, जर्नल पब्लिक और फ्रेश इशू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ताजा माल डिस्काउंट पर नहीं बिकेगा। कभी चले जाओ, सेब वाला सेब बेच रहा हो, उससे कह दो भैया डिस्काउंट पे लगा हैं, आज ही स्टॉक आया है, तो वो क्यों कह रहा है आज ही स्टॉक आया है, इसका मतलब अभी फ्रेश है, अभी इसको सस्ते में नहीं बेचना चाह रहे साहब, अभी उसे पता बिक जाएगा, महंगे रेट मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेश इशू कभी भी किस पे नहीं हो सकता, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। इसका मतलब शब्दों में कुछ छुपा हुआ है, इसका मतलब कुछ हो सकते होंगे, इसका मतलब कुछ हो सकते होंगे जिनको हम किस पर बेच सकते हैं, डिस्काउंट पे। तो लिख लो वो कौन सी कैटेगरी है, तो पहले लिख देते हैं कंपनी कैन री इशू, है ना, कंपनी कैन री इशू, अंडरलाइन कर लेना, फ्रेश इशू नहीं है, कैसा इशू हो गया, री इशू। पहले किसी को बेचा था, उसने गड़बड़ी कर दी, उससे छीन लिया, अब किसी तीसरे को बेच रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, री इशू। मतलब पहले इशू होने के बाद शेयर फिर से इशू हो रहा है। तो कंपनी कैन री इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट, कि कंपनी अपने शेयर को री इशू कर सकती है किस पे, डिस्काउंट पे। लेकिन यहां हम लिख देंगे सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन, और इस पे लगा देंगे इंपॉर्टेंट, और ये एमसीक्यू खतरनाक है ना, कि कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, ये जब हम री इशू पढ़ेंगे तभी बात करेंगे। वैसे तो कम भाषा में ज्यादा बात यह है कि कंपनी ने शेयर को इशू करके जब फॉरफीचर किया था, तो फॉरफीचर करने पर जितने पैसे कंपनी को मिल गए थे उतना मैक्सिमम डिस्काउंट री इशू करने पर दिया जा सकता है। इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, और ये पेपर में अक्सर आ जाता है। लेकिन कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि पेपर में पूछेगा डिस्काउंट कितने का है देना है ना, और वहां मतलब आप लगा के आओगे डिस्काउंट कितने का देना है, और पेपर में वो पूछ रहा होगा मिनिमम री इशू कितने पे कर सकते हैं। तो यहाँ 2 आंसर बनते हैं कि उसने मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा है या मिनिमम री इशू प्राइस पूछा है। इस बार में एक स्कूल में ये क्वेश्चन आया था, और मैंने ये नोटिस किया कि आंसर था उसका कुछ और, मतलब आंसर था उसका 8,000 और बच्चे लगा के आगे 32,000, यानी कि बच्चों ने बता दी डिस्काउंट की अमाउंट और लगानी किसकी थी, मिनिमम री इशू की अमाउंट, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंसा लेता है। तो हमें आंख खोल के ये देखना पूछा क्या जा रहा है। सर जी इसके अलावा भी कोई ऐसे डिस्काउंट शेयर्स हैं जिनको हम डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो, है ना। जैसे कल को आप आ जाओ और आप कह दो आगे भैया ये लड़का हमारे साथ या लड़की हमारे साथ आई है, इसको पढ़ा दो। मैंने कहा हाँ कल से भेज दो। फिर आप बोलोगे भैया फीस, हमने बता दी जर्नल पब्लिक वाली फीस, तो क्या डायलॉग लगाओगे हमारे ऊपर, हमसे भी हम लाए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अपने लोग होते हैं और उनको क्या ऑफर करना पड़ जाता है, डिस्काउंट ऑफर करना पड़ जाता है। तो यानी कि कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पे शेयर इशू कर देती है, फ्रेश इशू भी कर देती है। लेकिन पहले हमने 2 बातें लिखी, नया शेयर होगा और जर्नल पब्लिक को दिया जाएगा। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, शेयर तो नया होगा लेकिन पब्लिक जर्नल नहीं होगी, पब्लिक समवन स्पेशल होगी, यानी पब्लिक अपनी होगी, यानी कि वो लोग जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, है ना।
तो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किस पे बेच सकते हैं? शेयर डिस्काउंट पर बेच सकते हैं, जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकते हैं। तो बताना भैया वो कौन कौन से हैं, है ना, वो कौन कौन से शेयर हैं जिनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है? शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। यार भैया अभी तो कह रहे थे कैन नॉट बी इशूड, अब कह रहे हो कैन बी इशूड, तो बेटा ये एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ डिस्काउंट। एक्सेप्शन ऑफ डिस्काउंट मतलब, एक्सेप्शन ऑफ डिस्काउंट का मतलब अभी जो ऊपर नियम बताया था ना कि डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, ये यहां ये नियम नहीं चलता। एक्सेप्शन का मतलब है यहां ये नियम काम नहीं करता, खराब हो जाएगा। एक्सेप्शन का मतलब, अरे हाँ या ना, जैसे कोई कह रहा कल को हम यहां इन लोगों से बात नहीं करेंगे, सारे बेकार हैं। पड़ोस में बैठा हो दोस्त कह रहा भाई मेरे से भी, कह रहा नहीं एक्सेप्ट यू, तो ये एक्सेप्ट क्यों लगा? ये यहीं से तो बना है एक्सेप्शन, यानी कि ये डिस्काउंट वाली बात सब पे लगती है, इन पर नहीं लगती है। इसका मतलब फ्रेश इशू डिस्काउंट पर नहीं किया जा सकता है, पर इन लोगों को किया जा सकता है जो अब लिस्ट बना के लिख रहे हैं। सर ये आपने वर्ड क्यों यूज करा? मान लो उसने पेपर में ऐसे पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन सी लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन है विच कैन बी इशूड एट द डिस्काउंट, या ये पूछने लगा शेयर कैन नॉट बी इशूड एट द डिस्काउंट, है ना, फाइंड आउट द एक्सेप्शन ऑफ दिस या फाइंड आउट द एक्सेप्शन ऑफ इट। कहां से ढूंढ के लाओगे जब एक्सेप्शन का मतलब ही नहीं पता होगा? एक्सेप्शन का मतलब यहां डिस्काउंट दिया जा सकता है, वैसे तो नहीं दिया जा सकता है पर यहां डिस्काउंट दिया जा सकता है। कौन कौन से वो लोग हैं, है ना, वो लोग जिनका हमारे ऊपर अधिकार है, इसलिए हमने शेयर का नाम भी क्या रख दिया? राइट इशू। शेयर का नाम ही क्या रख दिया? राइट इशू, है ना। भैया पुराने शेयर होल्डर का पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपने मालिक से बोलें कि जब तुम्हारे शेयर कोई नहीं खरीद रहा था तब हम खरीद रहे थे, आज तुम्हारी कंपनी चल गई तो हमें पूछ ही नहीं रहे हो। तो इसका मतलब कंपनी पहले किसको ऑफर कर देती है शेयर? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछती है, जब वो मना कर देता है तब फ्रेश इशू बाहर कर देती है। अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए, कंपनी को पूछना चाहिए सर जी है या नहीं है, वो बात की बात है, जितना हिंट दे रहा उतना समझो। राइट इशू, अरे हाँ या ना, बताओ किसको बेचा जाएगा? ये राइट इशू किसको बेचा जाएगा? एग्जिस्टिंग वाले को, है ना, है ना। सर जी हिंदी में लिखो, देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा जाएगा, पुराने वाले को। ठीक, पुराने वाले को डिस्काउंट पर बेचा जा सकता, नए वाले को नहीं। ठीक, चलो जी, पुराने वाले को। आगे बढ़ो सर जी, और कौन सा? मेरी तरह मेहनती शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स, है ना सर जी, वो एम्प्लॉई बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, यानी कि हमारे पुराने हार्ड वर्किंग लोग, है ना। पुराने कौन से लोग? हार्ड वर्किंग, खून पसीने की कमाई के बदले कंपनी उनको क्या दे रही है? कह रही ये आदमी अपना खून और पसीना दोनों हमारी कंपनी के लिए बहा रहा है, तो हम इसको क्या दे रहे हैं? हम इसको दे रहे हैं एक शेयर जिसका नाम क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर, खून पसीने की कमाई वाला शेयर, है ना। एक आदमी ऐसा है जो कंपनी में काम करता है, एक आदमी ऐसा है जो कंपनी में काम करता है और फिर कंपनी की मजाक बना के भी चला जाता है ना। अरे मेरे जैसा कि जो मजाक भी बना देता है थोड़ी देर में कंपनी की, उसको नहीं मिलेंगे स्वेट इक्विटी शेयर, उसको नहीं दिए जाएंगे। वो आदमी जो चुपचाप कंपनी के लिए काम करता है, सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं करता बेचारा, है ना। और ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में से एक पेपर में जरूर फंस जाता है। ठीक, तो स्वेट इक्विटी शेयर पुराने वालों को। अच्छा एक बात बताओ, एक शेयर होल्डर आके मेरे से कहता है यार हम भी तुम्हारे पुराने आदमी हैं, हमें शेयर सस्ते बेच दो। हम उससे कह रहे हैं पहले तुम हमारे पुराने पैसे दे दो। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? राइट इशू उनको ही किए जाते हैं जो पुराने हैं, और प्लस में जिनके शेयर फुल्ली पेड अप हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब जिन्होंने पहले से पूरे पैसे दे रखे हैं। जिनके फुल्ली पेड अप शेयर नहीं है और पुराने नहीं है, सर आप इस थ्योरी को क्यों नहीं लिखवा रहे? बेटा मैंने कहा अलग से कवर कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा हिट कर रहा हूं ताकि कुछ कीवर्ड याद हो जाए। पुराने और पूरे पैसे दे रखे हैं,
फुल्ली पेड अप है, उन्हीं को दिए जाएंगे। तो सर जी हार्ड वर्किंग लोगों को बहुत मेहनत कर रहे हैं तो हम सैलरी के साथ क्या ऑफर कर देते हैं उन्हें, सैलरी के साथ साथ कुछ शेयर भी ऑफर कर देते हैं कि बड़े मेहनती आदमी है यार, इनको तो अलग से पैसे दे दो, अलग से शेयर्स दे दो, इनके मेहनत आने के बदले, इनके रेम्यूनरेशन के बदले, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा लिखो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, है ना। व्हाट्सअप रखे आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान, आपके मैसेज केवल आप तक ही, किसी दूसरे तीसरे आदमी को पता नहीं चलता है, यही कह रहा है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब सबको ऑफर नहीं किया, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हमने शेयर ऑफर किया, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। इसके अंदर एक वर्ड और आता है प्रीफरेंस अलॉटमेंट, वो प्राइवेट प्लेसमेंट का अगला भैया है, प्राइवेट और प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। अभी प्राइवेट प्लेसमेंट एक को लिख लो, ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसोप। बेटा ईसोप का मतलब इलेक्ट्रॉनिक साबुन नहीं है, ईसोप, ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब अपने पुराने एम्प्लॉय को हम क्या दे रहे हैं, शेयर ऑफर कर रहे हैं। ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसोप, SHOP तो नहीं लिख दिया भाई लोगों, ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अरे हाँ या ना, इनको बेचा जा सकता है डिस्काउंट पे, बाकियों को डिस्काउंट पे नहीं बेचा जा सकता। भैया इनको डिस्काउंट पर क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि ये है फॉर समवन स्पेशल, फॉर समवन स्पेशल, है ना, हमारे अपने लोग, हमारे अपने लोग, और लिखूं अपने तो अपने होते हैं, हमारे अपने लोग अपने तो अपने होते हैं, इसलिए उनको क्या दे देना चाहिए, डिस्काउंट। कुछ समझदार लोग तो ये कहते हैं डिस्काउंट थोड़ी है यार, कुछ समझदार लोग कहते हैं डिस्काउंट है नहीं, कंपनी चालाकी से खेल रही है। बताओ जरा, बाहर शेयर बेचोगे, बाहर जनरल पब्लिक को शेयर बेचूंगा तो कैसे बेचूंगा, सर जी वो वाला तो युग चल नहीं रहा कि आप योग मुद्रा में बैठोगे, ध्यान लगाओगे और कहोगे हे शेयर होल्डर मैं शेयर बेचना चाहता हूं, और तुम तक पहुंच जाएगी मेरी बात और तुम भागे भागे अगले दिन आ जाओगे। ये वाला टाइम थोड़ी चल रहा है। कौन सा वाला टाइम चल रहा है, सर जी प्रिंट मीडिया में निकलवाओगे, न्यूज़पेपर में छपवाओगे, प्रमोशन करवाओगे, अरे हाँ या ना, अंडर राइटर्स को पकड़ोगे, कमीशन वालों, कमीशन एजेंट्स को पकड़ोगे, है ना, सेबी का अप्रूवल लोगे, पुराने शेयर होल्डर की परमिशन लोगे, तब जाके प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, तब जाके शेयर बेचने की प्रक्रिया कंपनी की तरफ से लीगल पूरी होती है। इन सबको करने में क्या लगता है, पैसा लगता है। कंपनी को पता है ये सब करने में भी खर्चा जाएगा, तो कंपनी कहती है यार एक काम करो ना, इस लफड़े से बचते हैं और इस पैसे को बचाने के लिए इतना क्या कर देंगे अपने लोगों को, इतने का उन्हें डिस्काउंट दे देंगे, वो भी कुछ हम भी कुछ। उन्हें लगेगा यार देखो यार कंपनी डिस्काउंट पे बेच रही है यार हमारे लिए, तो यानी कि इशू कॉस्ट को वो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, चुपचाप से डिस्काउंट में। समझ, कॉर्पोरेट वाले लोग ऐसा समझते हैं, है ना, वो इस तरीके से है। लेकिन आप हमारे वाले लोग तो हम यही समझते हैं यार देखो अपना आदमी यार सस्ते पे बेच रहा है, लेकिन डिस्काउंट वो बनाया जाता है और इतना बन जाता है क्योंकि कुछ पैसा एक्सपेंडिचर सेव हो जाता है। मान रहे डिस्काउंट उससे ज्यादा का होता है लेकिन कुछ हिस्सा तो कवर हो ही जाता है भाई, अरे हाँ या ना, तो ये इसलिए कंपनी ऐसा कुछ करती है। आगे बढ़े, अरे बढ़े, तो बताओ कौन कौन से शेयर डिस्काउंट पर बेचे जा सकते हैं, ईसोप, राइट इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस अलॉटमेंट ऑफ शेयर। प्रीफरेंस अलॉटमेंट का मतलब वो शेयर जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को या सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ऑफर किया जाता है, सबको, यानी कि वो शेयर जो सबके लिए नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, सिलेक्टेड लोगों के लिए, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। और उनमें से भी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है तो उसी को प्रीफरेंस अलॉटमेंट का नाम दे दिया जाता है, जो इसी का अगला वर्जन है। अरे हाँ है ना, इतना ही अंतर है जितना प्राइवेसी में और सिक्योरिटी में है, ठीक, इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। चलो जी,
तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा, है? पता हो, सिक्योरिटी बाहर वालों के लिए होती है, प्राइवेसी बाहर वालों के लिए होती है। सिक्योरिटी बाहर वालों के लिए होती है, प्राइवेसी अपने लोगों में होती है। यानी कि घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, वो एक साथ हैं, उन्होंने बाहर से जो ताला लगाया, कोई बाहर से अंदर ना आए, वो सिक्योरिटी है। उन्होंने आपस में भी अपने मोबाइल फोन में ताले लगा रखे हैं, ये प्राइवेसी है। तो प्राइवेसी इंटरनल कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट है। बस तुम बारीक अध्ययन ही नहीं कर पाए, कभी रोना यही है, चीजों को समझा करो। चलो जी, अरे हाँ या ना, बढ़ते हैं आगे। अरे लिखें, आगे चले। चलो जी, तो फिर सर जी आप बताओ, आप जल्दी से इशू करा दो शेयर लम सम पे, लिखो फिर से। तो शेयर को इशू करा देते हैं लम सम पे। अब सुनो हमारी बात कि जब हम शेयर को लम सम पर बेचेंगे तो फिर से 3 बातें हो जाएंगी। जब शेयर को हम किस पर बेचेंगे, लम सम पर बेचेंगे, तो कितनी बातें होंगी, फिर से होंगी 3 बातें। बात नंबर 1, 2 और 3। चलो जी, इसको आप ऐसे समझो, मान लो अगले साल मैं 12th क्लास का बैच अनाउंस करता हूं, है ना, 12th क्लास का बैच अनाउंस करता हूं, और मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आइए स्मार्ट क्लासेस में आइए, एडमिशन लीजिए और अपने अच्छे नंबर की गारंटी ले लीजिए। और मैंने 150 लोगों, मैंने कहा 150 सीट है मेरे पास, मैं 150 लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आइए स्मार्ट क्लासेस में पढ़ लीजिए। कितने लोगों को इनवाइट किया मैंने, 150 लोगों को। इसका मतलब 150 लोगों को इनवाइट किया गया कि आप आके स्मार्ट क्लासेस में क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। केस 1 क्या कहता है, इधर देखो, केस 1 कहता है इनवाइट कितने हैं, 150, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड। यानी कितने लोगों ने खत लिखकर कहा हम तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो एप्लीकेशन रिसीव हम मान लेते हैं हमारे ऊपर भगवान की बहुत दया दृष्टि है, तो हम जितने लोगों को बेचना चाहते हैं उतने लोग आ जाते हैं। इसको बोलते हैं केस 1, है ना, कॉन्सिडेंस है ये, अच्छा कॉन्सिडेंस है कि जितने हम पढ़ाना चाह रहे हैं उतने ही पढ़ने आ गए, एक भी कुर्सी खाली नहीं बची। ठीक, अरे यहाँ नहीं देखनी, यहाँ बची हुई है, इधर बोर्ड पे देखनी है। ठीक, इनवाइट किया हमने 150 और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 150। इसका मतलब जितना हम इनवाइट करते हैं उतने ही लोग हमें एप्लीकेशन भेज देते हैं। इसका मतलब कोई जगह खाली नहीं बचती, जितना हम बेचना चाहते हैं उतना ही लोग खरीदना चाहते हैं। अगर आप समझदार हो तो आगे के 2 कॉन्सेप्ट आपको अपने आप क्रैक हो जाने चाहिए कि इसका मतलब भैया ये भी तो हो सकता है आप ज्यादा बेचना चाह रहे हो और लोग कम खरीदने में दिलचस्पी लगाएं या कम आने में दिलचस्पी दिखाएं, और ऐसा भी हो सकता है आप अनाउंसमेंट करो और भगदड़ मच जाए, पहले हमारा नंबर आना चाहिए, पहले हमारा नंबर आना चाहिए। अरे हाँ या ना, आएगा, ऐसा दिन भी आएगा, टेंशन मत लो। बस तुम ऐसे ही खराब करोगे तो फिर ये वाला ही आएगा। अगर तुम्हारा रिजल्ट ऐसे ही रहा जैसा मैं अब तक देख रहा हूं, सुधार नहीं करा, कुछ बच्चों का तो बहुत बढ़िया है पर सबका बढ़िया होना चाहिए, और मेहनत करो। सर जी हम आपको इस केस में लाकर छोड़ेंगे, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती करता हूं, मेहरबानी करो मेरे ऊपर, इस केस में मत लाना मुझे। मैं इनवाइट कर रहा हूं 150 और एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो रही है मुझे, मान लो 140 एप्लीकेशन रिसीव हो। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 140। इनवाइट कितने करे हमने, इनवाइट हमने कितने करे, 150, और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई हमें, 140। इसको बोलेंगे केस 2। सर जी हमें ऐसा लग रहा है आप इनवाइट ज्यादा को कर रहे हो और एप्लीकेशन आपको क्या मिल रही है, कम मिल रही है, तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, अंडर सब्सक्रिप्शन, है ना, अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे जितने होने चाहिए। तो इनवाइट 150 कर रहे हैं और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है, 140, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। बताओ जल्दी से, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कंपनी के शेयर का लोग कम खरीदना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा बाजार में इसकी डिमांड थोड़ी सी क्या है। तो यार अभी तो हम बचा रहे थे लोगों को, अभी हमने डिस्काउंट पे रोक लगा दी, इसलिए लगाई ताकि स्टक ना हो जाए मनी, है ना, सस्ते के चक्कर में हमारे इन्वेस्टर्स पैसे ना फंसा लें अपने।
जब तो सस्ता शेयर कंपनी बेचेगी, बिना जानकारी के खरीद लेंगे, फिर कहेंगे सरकार हाय हाय खराब कंपनी रजिस्टर करवा दी, हमारा पैसा डुबा दिया। अरे खुद अपनी जिम्मेदारी भी कुछ होती है, सोच समझ के खरीदो। अरे हाँ या ना। तो सरकार ने इसी से बचाने के लिए एक हल्का सा नियम और बना दिया। देखो डिस्काउंट पे नहीं बेचेंगे, इसका मतलब कंपनी डिस्काउंट के ट्रैप में तो अब आपको फंसा नहीं सकती, वो तो अलाउ ही नहीं है। दूसरा ट्रैप ये था कि मान लो 150 इन्विटेशन भेजे, 40-50 आ गए, तो सामने वाले ने 40-50 में पढ़ाना चालू कर दिया, तो सरकार ने यहां रोक लगाई। सरकार ने कहा सुनो, अगर आप अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में हो, यानी कि आपको कम एप्लीकेशन मिली है, तो पहले आपको एक नियम के हिसाब से चेकआउट करना पड़ेगा 90% एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड। गलत बोल दिया, 90% ऑफ एप्लीकेशन एट लीस्ट, मैं यहां लिख देता हूं एट लीस्ट 90% ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड बाय कंपनी टू कंप्लीट शेयर इशू प्रोसेस। बात समझ रहे हो? कितने का नियम आ गया? 90% कम से कम। यानी कि अब सरकार ने नियम लगा दिया कि अगर आपके शेयर अंडर सब्सक्रिप्शन में हैं तो कितने से अंडर नहीं होने चाहिए? 90% से अंडर नहीं होने चाहिए। और इसी 90% का नाम रख दिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसी का क्या नाम रख दिया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन में एक लिमिट चेक करी जाती है, अंडर सब्सक्रिप्शन में एक लिमिट चेक करी जाती है 90% की, जिसका नाम क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब दोनों को एक साथ मत मिला देना। भैया मान लो उसने पेपर में पूछा एक्सप्लेन अंडर सब्सक्रिप्शन, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि व्हेन एप्लीकेशन इनवाइट बाय द कंपनी इज मोर देन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। अरे दिख तो रहा है इनवाइट ज्यादा है रिसीव कम है, इसी को कन्वर्ट कर लो कि व्हेन एप्लीकेशन रिसीव बाय द कंपनी, एप्लीकेशन इनवाइट बाय द कंपनी इज मोर देन एप्लीकेशन इनवाइट बाय द कंपनी, हाँ, आर मोर देन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी, देन इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी ज्यादा इनवाइट कर रही है, लोग कम खरीद रहे हैं, तो ये क्या है? अंडर। और जब हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अ कंडीशन इन विच कंपनी शुड गेट एट लीस्ट 90% एप्लीकेशन ऑफ द इनवाइटेड। कि कंपनी कम से कम इनविटेशन का कितना परसेंट एप्लीकेशन तो उसे मिलना चाहिए? 90% मिलना चाहिए। ठीक सर जी, अगर नहीं मिला तो हमने लिखा है ना कि अगर आप चाहते हो अपनी प्रोसेस को पूरा करना तो कितना मिल जाना चाहिए? 90% मिल जाना चाहिए। आगे लिख देता हूं, दूसरे पॉइंट में लिखो इफ नॉट then company cannot complete its share issue process। ठीक, अरे हाँ या ना। तो सर जी क्या करना पड़ेगा? अमाउंट रिसीव शुड बी, वापस करवाएं ना करवाएं? वापस करवाओ उनका पैसा। शुड बी रिफंड बाय द कंपनी, शुड बी रिफंड बाय द कंपनी। कह रहा जितना पैसा मिला है उनका पैसा क्या कर दो? चुपचाप वापस कर दो, है ना। और बड़े भले लोग हैं ये, और जब वापस करते हैं तो एक पत्र लिख देते हैं जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट। जब कंपनी शेयर नहीं बेच पाती है तो कंपनी साथ में एक लेटर भेजती है कि हमें बड़ी खुशी हुई आपने हमारी कंपनी में शेयर के लिए इन्विटेशन दिया, अब हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हम आपको शेयर नहीं बेच पा रहे हैं। जो भी कारण होगा वो उसमें मेंशन कर देंगे। इसी लेटर का नाम क्या है? LOR, लेटर ऑफ रिग्रेट। सर जी क्या ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होगा तभी दिया जाएगा? ना, जब भी कंपनी किसी भी कारण से जिसने शेयर मांगे हैं उसको शेयर नहीं दे पाएगी तो वो एक लेटर इशू करेगी जिसको बोलेंगे लेटर ऑफ रिग्रेट। और भैया यहाँ आपने कहा था लेटर प्रोसेस को कंप्लीट कर देगी, तो यहां क्या इशू करेगी? यहां इशू करेगी LOA, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ठीक, तो बताओ जरा इस सिचुएशन में, इस अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में कंपनी शेयर को, इनविटेशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाएगी या पैसा वापस करना पड़ेगा?
वापस करना पड़ेगा। कैसे पता चला सर? ऐसे कैसे बता दिया आपने? पहले क्या चेक करेंगे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कैसे चेक होता है? इनवाइट की किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 90% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने इनवाइट हैं? 150। 150 का कितना परसेंट? 90%। तो कम से कम कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए थी? 135। चेक करो कितनी आई है। तो इसका मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो मिल गया है। इसका मतलब शेयर को क्या किया जा सकता है? इशू किया जा सकता है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला होता तो सर जी क्या करना पड़ता? LOR। अब क्या इशू करेंगे? सर जी अब तो शेयर बेच देंगे और क्या इशू कर देंगे? लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज देंगे। अरे हाँ या ना? तो आज हमने आपसे बात करी है कुछ बेसिक टर्म्स, इसके बारे में इसके आगे बात करेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करते हैं जितना कराया होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छे से इसको खत्म कर लेंगे, क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में।